आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं मुद्दा सनम के साथ। सियासत पे हम बात करते हैं, हम हालात वाक़ात बयान करते रहते हैं, हम सियासी तजिया निगारों से भी बात करते हैं। लेकिन आज हम दुनिया के एक सबसे बड़े कहर, जो अब तक का सबसे बड़ा कहर है, उससे आपको उस हवाले से जो कुछ भी जानकारी हमारे पास है या हम वहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं उससे बाखबर करने की कोशिश करेंगे। हमने आज कोशिश की है कि हम तुर्की जाएंगे, इस्तांबुल जाएंगे, वहाँ से हम आज आपको लाइव रिपोर्टिंग कराएंगे और उसके साथ साथ थोड़ी सी याददाश्त कराएंगे। जम्मू कश्मीर में 2005 का साल याद आपको होगा, सुबह 9:20 का वक्त था, रमज़ान का महीना था, अक्टूबर 2005 के सुबह के 9:20 पर एक ज़ोरदार भूचाल का झटका आता है और तब उसकी रफ्तार जो है रेक्टर पैमाने पर 7.6 बताई गई थी। उसी 7.6 की जो रेक्टर पैमाने पर जो रफ्तार आई, से जो भूचाल आया था, उसने जो तबाही मचाई थी, उसने जो हाल पैदा किया था, उससे एक और सेक्टिक और जो है उससे ज़्यादा ताकत का, रफ्तार का भूचाल जो है वो तुर्की के शहर में आया है। और अब तक लगभग 10 शहर जो हैं वहाँ से तबाह बर्बाद हो चुके हैं। और सिर्फ वहाँ पे एक ही भूचाल का झटका नहीं आया है, बल्कि वहाँ पे 4 झटके जो हैं वो 7 और 6 के बीच की रफ्तार के आए हैं। और उसके बाद लगभग 200 के करीब झटके आए हैं। आफ्टर मार्क्स जिन्हें कहते हैं, आफ्टर शॉक्स जिन्हें कहते हैं। और मुझे बिल्कुल याद है यही सिचुएशन कश्मीर में भी हुई थी, जब झटका आया था और झटके के बाद फिर लगभग हर 15-20 मिनट के बाद झटके पे झटका, झटके पे झटका, झटके पे झटका आ रहा था। लेकिन कुदरत का ये सबसे बड़ा कहर जो है, ये इस्तांबुल में, ये तुर्की में जो आया है, और तुर्की में आए इस कुदरत के कहर से वहाँ पे मौसम जो है इस वक्त ठंडा मौसम है, बर्फ़ पड़ी हुई है और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी मुश्किलात आ रही है। अगरचे अभी तक हर घंटे के बाद अमवात में इजाफा होता जा रहा है और ख़बरें यही आ रही हैं कि अब तक 9,000 के करीब लोगों की मौत वाक़ा हो चुकी है। ये तुर्की के शहर में और उसके साथ वाले शहर शाम के शहर में ये अमवात का सिलसिला है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं और रेस्क्यू टीमें वहाँ पर पहुँच चुकी हैं, लेकिन इस सब में वहाँ के लोगों की भी जिम्मेदारी है, ख़ास तौर पे जो इस वक्त दूसरे शहरों में, कि रेस्क्यू की जो बाहर से लोग टीमें आएंगी उससे पहले खुद पहुँचें और रेस्क्यू करें। ये तस्वीर जो हैं ये दिल दहलाने वाली तस्वीर है। और ये तस्वीर मैंने तब टंगडार के इलाके में देखी थी जब कश्मीर में भूचाल आया था, तो टंगडार के कई गाँव में इसी तरह की तस्वीर थी। और तब जब हम रेस्क्यू करने वहाँ पहुँचे थे, तो हम चूँकि रिपोर्टिंग करने पहुँचे थे, तो रिपोर्टिंग करते हुए हमने वहाँ फिर रेस्क्यू भी किया। तो उस रेस्क्यू के दौरान हमने बिल्कुल ऐसी तस्वीर देखी थी। फ़र्क इतना था कि वहाँ छोटे मकान थे, वो पत्थरों के मकान थे और वो गिर रहे थे, और यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो गिर रही हैं। 20,000 के करीब इमारतें गिरने का है जो अभी तक अंदेशा है। और हिंदुस्तान से भी रेस्क्यू के लिए बचाव टीमें जो हैं वो 4 C-17 तैयारे जो हैं वो यहाँ से C-17 तैयारे जो 4 हैं वो हिंदुस्तान से रेस्क्यू ऑपरेशन लेके वहाँ पहुँचे। मुल्क से, दुनिया भर से, वहाँ ममालिक से रेस्क्यू की टीमें पहुँची, लेकिन कुदरत के इस कहर के सामने इंसान सिर्फ बेबसी कर सकता है। आज के इस प्रोग्राम में हम ज़रा जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल भी जानेंगे, क्योंकि हम बहुत कुछ झेल चुके हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे सीधा जी, हमारे पास बहुत शुक्रिया, सीधा हम तुर्की चलेंगे। हमारे साथ कामरान अशरफ हैं, ये कश्मीरी स्टूडेंट हैं और ये तुर्की में इस वक्त बराह रास्त मौजूद हैं। उसके साथ साथ रमीज़ मखदूमी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, तुर्की से पिछले दिनों या तुर्की जा चुके हैं, वहाँ का जो सिचुएशन वो देख चुके हैं। अगर कामरान को फुल फ्रेम में दिखा जाए ताकि उसके रिलेटिव्स भी जो जम्मू कश्मीर में हैं वो उसको देख सकें, उनको पता चल सके। मेरे PCR पे जो लोग हैं, शाहिद है, सीता है, सुनीता है, शुक्रिया कामरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया कामरान भाई, क्या सिचुएशन है इस वक्त, और जब वहां पे भूचाल आया आप वहां पे बताएं क्या सिचुएशन थी वहां पे। एक्चुअली मैं इस वक्त स्टे कर रहा हूँ इस्तांबुल में। आप, मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए, आपकी आवाज फ्री है जी। तो मैं इस्तांबुल के शहर में रहता हूँ इस वक्त, यूरोपियन साइड में। जिस वक्त ये जलजला आया, ये अराउंड मंडे को सुबह 4:30 बजे आया है जलजला, सदर्न टर्की के साइड से। तो हमें यहाँ पे कोई ऐसा महसूस तो नहीं हुआ, कोई शॉकवेव्स यहाँ से महसूस तो नहीं हुए। अलबत्ता जो डिवास्टेटिंग पिक्चर्स फिर सुबह सवेरे हमने देखी वहां पे, और घर वाले भी बड़े परेशान हुए थे, कर रहे थे कि क्या हुआ। कोई
वाइड रेंज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी उस वक्त कि लोग क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अलबत्ता सभी कंफ्यूज थे क्या हो रहा है। फिर हमने भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, हमने भी बहुत सारे हमारे जो दोस्त अहबाब है इर्द गिर्द में, हमने उनके साथ भी बात की। तो आहिस्ता आहिस्ता पिक्चर वाज़ेह होने लगी कि ये सारा जो एपी सेंटर था इस ये सदर्न एरिया था टर्की का, और इसके साथ साथ जो सीरियन बॉर्डर्स में जो भी इलाके उनको भी हिट हुआ है। जो ये मैग्नीट्यूड 7.8 का था, अराउंड 11.7 इस डेप्थ थी किलोमीटर्स की, और इसने जो तबाही मचाई है कामरान अशरफ, वो इमेजिन भी नहीं। एक मिनट आपको रोकूंगा कामरान अशरफ, एक मिनट आपको रोकूंगा। कोई बड़ी खबर यहाँ से आ रही है, जरा बताइएगा क्या बड़ी खबर है, जरा अपने नाजरीन को दिखाएं क्या है बड़ी खबर क्या आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, ये क्या खबर आ रही है आपको बताते हैं। दिल्ली से खबर है महबूबा मुफ्ती को हिरासत में लिया है। जी हाँ बिल्कुल, महबूबा मुफ्ती दिल्ली में थी, मुजाहरा करने वाली थी, और पिछले 3 दिनों से वो दिल्ली में थी, मुजाहरा करने वाली थी। विजय चौक में अभी उनको मुजाहरा करना था, और मुजाहरा करने के लिए वो वहाँ पे पहुंची थी। उससे पहले हमें बताया गया था कि वो रेलवे भवन में है। रेलवे भवन से हमें मालूम हुआ था वहाँ से निकल रही है। इनहदमी कार्रवाई जो जम्मू कश्मीर में हो रही है, डोजर जो हो रहा है, उसके खिलाफ वो निकल रही थी और उस पर वो मुजाहरा कर रही थी, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। कुछ मीडिया से भी वो बात कर रही है, जरा वो दिखाएंगे, उसके बाद हम सीधा अंकरा चलेंगे, वापस अंकरा चलेंगे। चलने तो दीजिए। इस वक्त मौजूद है दिल्ली के विजय चौक पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती, पीडीपी की नेता है, वो जम्मू कश्मीर जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है, उसके विरोध में जो है यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पीडीपी के जो नेता है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। पीडीपी का जो पूरा एक प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पहुंचा है आज दिल्ली में, और सड़कों पर जो उतर के जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। आपके सामने तस्वीरें है, ये देख सकते हैं कि खुद महबूबा मुफ्ती जो है वो आई है। यहाँ पर मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बारी आगे जाएं और दिखाएं किस तरीके से पीडीपी की जो नेता है और जो प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, महबूबा मुफ्ती खुद है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तरफ संसद की जो है कार्रवाई चल रही है, दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर आप देख सकते हैं कि तमाम पीडीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और बीजेपी के खिलाफ जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने है सब कुछ। मैम आज यहाँ पर आए, क्या कहेंगे? देख सकते हैं कि आप महबूबा मुफ्ती जो है वो खुद नारे लगाते हुए जो चलती है, नारे लगाती हुई चलती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ जगह 24/7 न्यूज़ दिल्ली। चलिए, ये दिल्ली से महबूबा मुफ्ती मुजाहरा कर रही थी, विजय चौक पर उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्हें जो दिल्ली में जंतर मंतर पहुंचना था वहां पे वो प्रोटेस्ट करने वाली थी, और विजय चौक में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी कारकुनान के साथ जो है, अभी माफ़ी चाहूँगा कामरान, इधर से हमारे लिए ब्रेकिंग खबर आ गई थी, मैंने आपको थोड़ा इंटरप्ट किया। रमीज मखदूमी साहब आपको भी इंटरप्ट किया, आपको भी रोके रखा। ज़रा कामरान मोहसिन, ये कामरान साहब, इस वक्त कश्मीरी की क्या खबर है? वहां पे बहुत से कश्मीरी जो है पढ़ने के लिए हैं, तजारत के लिए, उनके बारे में कोई खबर है? किस सिचुएशन में है, कहाँ पे है, कोई चीज बता सकते हैं आप? और फुल फ्रेम में हमारे कामरान को दिखाइएगा, उसके जो कश्मीर से रिलेटिव्स हैं वो देखना चाहेंगे, उन्हें सबको पता चलने लगे कि बिल्कुल सेफ है, सही सलामत है। जी कामरान साहब। थैंक यू जी। मोस्टली जो कश्मीरी स्टूडेंट्स यहाँ पे एजुकेशन अवेल करने के लिए आते हैं वो ज्यादातर इस्तांबुल के ही एरिया में रिजाइड करते हैं, या उससे ज्यादा अंकारा में भी। गाजियानटेप या सदर्न एरिया में बहुत मतलब इस तरह का कोई ऐसा मैंने इंफॉर्मेशन भी नहीं है, कोई इस तरह का स्टूडेंट भी वहां पे पढ़ नहीं रहा है। हमने कल से बहुत सारे लोगों के साथ बात भी की, कोई भी कश्मीरी स्टूडेंट वहां पे नहीं है। अगर कोई होगा भी उस साइड में, इस तरह की कोई रिपोर्ट्स हमारे तक नहीं है कि उनमें कोई इंजरी हुई है या कोई ऐसा अनहोनी सी बात हुई है उनके साथ। तो सभी कश्मीरी सेफ है इस वक्त यहाँ पे। हमने जो हमारा जो एक स्मॉल सा व्हाट्सएप ग्रुप या हमारी कम्युनिकेशन मुख्तलिफ कम्युनिकेशन लाइन्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं,
उसकी वजह से हमने हर एक स्टूडेंट के साथ वहां पे कांटेक्ट किया और उनसे हाल चाल पूछा। सभी कश्मीरी सेफ्टी है इस वक्त। ये थोड़ा सा और भी, क्योंकि इस इलाके में कोई डर था वहाँ पे जलजले का, कोई बात की जाती थी क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी अफवाहें, एक अफवाह यहाँ पे है कि भाई ऑलरेडी प्रेडिक्शन हो गई थी, 2 दिन पहले प्रेडिक्शन हो गई थी, किसी साइंटिस्ट ने प्रेडिक्शन की थी। क्या ऐसी कोई अफवाह वहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ वर्जअप यूनिवर्सिटी ज़्यादा चलती है, तो कोई प्रेडिक्शन वगैरह थी वहाँ पे इससे पहले, भूचाल से पहले? एक प्रिडिक्शन तो की गई थी, डच साइंटिस्ट थे, वो हमने न्यूज में भी देखा कि उन्होंने कहा था कि लगभग कम से कम 48 आवर्स से पहले उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी थी कि इस एरिया में कुछ एक्टिविटीज होने वाली है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज होने वाली है। अलबत्ता इस चीज को सीरियस नहीं लिया गया है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जब हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, टर्किश नेशनल्स या सिटीजन जो है वो बड़ी हैवी क्रिटिसाइज भी करते हैं गवर्नमेंट को कि अगर आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी मिली थी, आपको पहले ही उसके ऊपर एक्शन लेना था, आपको सारे लोगों को बाहर करना था या उनको कुछ वहां पे आपको इमदाद भी पहुंचानी थी पहले ही। या बिल्कुल, इस डच साइंटिस्ट ने उसने इंडिया का भी नाम लिया है, पाकिस्तान का भी उसने उसमें बताया है कि वो भी है। क्योंकि मैंने खुद नहीं देखी है, लेकिन मैंने वर्जअप यूनिवर्सिटी पे ही देखा कि डच साइंटिस्ट, जो वर्जअप यूनिवर्सिटी हमारी होती है ना, जो हमारे साउथ एशिया में वर्जअप यूनिवर्सिटी, ऐसा उसमें इंडिया। लेकिन एक और उसी यूनिवर्सिटी पे एक और खबर चल रही है कि एक कश्मीरी फीमेल स्टूडेंट को वहाँ पे रेस्क्यू करने की जरूरत है। क्या ऐसी कोई बात है वहाँ पे, कोई खबर आपके पास? नहीं, इस तरह की हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन हम तक नहीं पहुंची है। हमने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी कांटेक्ट किया है, यहाँ के एनजीओ के साथ भी कांटेक्ट किया है, इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन हम तक नहीं पहुंची है। अगर होगी मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। कोई खाने पीने की किल्लत वहां पे आपको इस वक्त हो रही है आपके एरिया में जहां आप हैं? बाकी एरियाज में जो है वो हमारे एरिया में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, बिल्कुल हम सेफ है यहाँ पे। बिल्कुल हर एक कश्मीरी जो इस इस्तांबुल एरिया में रहता है वो बिल्कुल सेफ है और कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं है। आपके आइडिया है कोई कितने स्टूडेंट्स होंगे या लोग हैं जम्मू कश्मीर के वहां पे? कुछ आइडिया है, कुछ ग्रुप वगैरह हैं आपके, उसमें क्या अंदाजा? मैं तो नहीं कह सकता कितने हैं, बट अराउंड 100 तक स्टूडेंट्स होंगे पूरे तुर्की में यहाँ पे। चलिए कामरान साहब, बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन किए। वहाँ पे हमारे साथ थोड़ा सा जुड़े रहेंगे, आपसे 1-2 कमेंट्स और लेंगे लास्ट पे। लेकिन मेरे साथ प्रोफेसर एम ए मलिक साहब है, हमारे जियोलॉजिस्ट हैं जम्मू कश्मीर के। रमीज मखदूमी है, ये भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, तुर्की ये देख चुके हैं, तुर्की के बारे में इसकी अच्छी खासी जानकारी भी है। लेकिन मैं पहले प्रोफेसर मलिक साहब से, शुक्रिया मलिक साहब ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ कामरान अशरफ है, ये स्टूडेंट हैं तुर्की से, इस वक्त बराह रास्त मेरे साथ थे। लेकिन चूंकि एक डच साइंटिस्ट ने, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया सर। मुझे याद है जम्मू कश्मीर का भूचाल 2005 का, और उसने हमारे होश उड़ा दिए थे। वो 7.6 की रफ्तार रेक्टर सब पैमाने पे थी, और यहाँ पे 7.7 की रफ्तार का आया है, 7.6 का, 7.5 का, और अभी भी आफ्टर शॉक्स आ रही। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, ये डच साइंटिस्ट ने एक पहले वहाँ प्रेडिक्शन की थी, उन्होंने कहा था कि उनको लगता है कि कुछ वहाँ पे मूवमेंट है ज़मीन के नीचे और ये भूचाल हो सकता है। क्या उसमें अब उनकी एक और भी है कि इंडिया और पाकिस्तान में भी इस तरह के झटके आ सकते हैं? क्या हमारी सरकारों को इसके लिए थोड़ा सीरियस रहना चाहिए इस सब कुछ को देखते हुए? क्योंकि जम्मू कश्मीर और दिल्ली और कुछ और नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स जो हैं वो सिस्मिक जोन में पड़ते हैं, डेंजर जोन में ही है। पाकिस्तान आधा डेंजर जोन में है। तो क्या हमारी सरकारों को बड़ा सीरियस लेना चाहिए ये जो उन्होंने प्रेडिक्शन की है? हाँ शुक्रिया। इस सिलसिले में कहना यह है कि जितना भी नॉर्दर्न अंटायर हिमालयन बेल्ट है, ये सिस्मिक एक्टिविटी के लिए बड़ा मशहूर है। कई 100 सालों से यहाँ पर सिस्मिक एक्टिविटी हो रही है। अर्थक्वेक आते हैं, चाहे वो आसाम का हो, 1883 का हो, ये जम्मू कश्मीर का 2005 वाला हो, या कांगड़ा का 1905 वाला अर्थक्वेक हो, या पाकिस्तान में हम देखते हैं, ईरान में, या अक्सर सुनने में ये आया है, आपने भी बहुत बार सुना होगा कि इसका जो मरकज था वो हिंदू कुश की पहाड़ियां थी। ये सबडक्शन जोन में एंटायर हिमालयन बेल्ट आता है। और जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं, खासकर ये सेस्मिक जोन 4 और 5 में आता है, तो इसलिए ये सारा एरिया अर्थक्वेक वल्नरेबल हो जाता है।
तो इसके साथ ये भी होता है कि अगर कहीं किसी एरिया में 100 साल से कोई अर्थक्वेक ना आया हो, जिस तरह जम्मू कश्मीर का हमारा एरिया है, यहाँ पॉसिबिलिटी बन जाती है क्योंकि एक सिस्मिक गैप हो जाता है बहुत साल। अर्थक्वेक जब नहीं आए तो प्रेशर बिल्डअप होता है। एक्चुअली जो अर्थक्वेक होते हैं ये सेफ्टी वैल्व्स का काम करते हैं। अगर हम उस तरह देखें कि दुनिया में साल भर में कोई 1 से 1.5 लाख तक अर्थक्वेक आते हैं, इनमें से एक रेक्टर स्केल पर 2, 3, 4, 5, 6 मापे जाते हैं तो वो हमें फील नहीं होते हैं और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है तो वो एक बड़ा फैक्टर होता है कि बड़ा अर्थक्वेक उससे कम आता है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जब कहीं पर अर्थक्वेक आता है तो वो एक प्रीकर्सर भी होता है कि वो वार्निंग भी होती है। और आजकल के जमाने में आजकल बहुत सारी जगहों पर भी सेस्मिक ऑब्जर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाए हैं। तकरीबन हर एक स्टेट में है, ये कोई 30-40 ये क्लस्टर्स होते हैं। इनमें एक वो जीपीएस सिस्टम होता है जो मीटर भी जो मोशन है जमीन की या खिसकना या कहीं पर भी चेंज हुई हो इसमें विद सैटेलाइट डाटा के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि ये एक साल में कितना मूव हुआ है कोई स्पेसिफिक लोकेशन। तो इसमें भी पाया गया है कि ये जो हमारी एंटायर हिमालयन बेल्ट है ये मूव कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ बिकॉज ऑफ सबडक्शन जोन जो हम प्लेट टेक्टोनिक कंसेप्ट के हिसाब से। तो ये तकरीबन नॉर्थ इंडिया तो सारा वल्नरेबल है अर्थक्वेक में। गवर्नमेंट को प्रिकॉशंस लेनी चाहिए इसके लिए या आम लोगों को कुछ खास प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? हमारा डिजास्टर डिपार्टमेंट उतना ज़्यादा हम एक्टिव नहीं देखते हैं, तो क्या इन्हें कुछ लोगों को मैसेज वगैरह कन्वे करनी चाहिए ये सब कुछ तूफान देखते हुए, या कि बस तुर्की में आया तो बस ठीक है उसके बाद अब इंतज़ार करना पड़ेगा? नहीं, एक्चुअली अर्थक्वेक को समझने के लिए उन एरियाज में रहने के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म मेजर्स लेते हैं। जैसे कहते हैं कि अर्थक्वेक डज नॉट किल बट इट इज द स्ट्रक्चर्स व्हिच किल। सो जब हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, चाहे पुल हो, टनल हो, बड़े बड़ी जो बिल्डिंग है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल हो, कोई भी हो, इसको कम से कम 8.5 मैग्नीट्यूड सस्टेन करने का एक वो बिल्डिंग कोड है, प्रोसीजर है। खासकर ये नॉर्थ इंडिया में है या जितने भी ये हिमालयन स्टेट्स हैं इनमें तो वो प्रेस्क्राइब्ड है और उसको वो किया जाता है। ऐसी बात नहीं कि वो गवर्नमेंट खामोश रहती, कहीं भी हो पुल बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना तो उसमें सिस्मिक स्टडीज होती है और वो बनाते हैं ताकि कम से कम 8.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी रेजिस्ट कर सके, बर्दाश्त करे वो स्ट्रक्चर। मलिक साहब, ये डच साइंटिस्ट की जो इसने प्रेडिक्शन की है या उनकी ऑब्जर्वेशन है, इसको हम कितना सीरियसली लें? सीरियसली देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर वल्नरेबल है, इसको आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। इसी क्योंकि आज तक अर्थक्वेक प्रेडिक्शन जो है सबसे मुश्किल काम है। आज तक सिर्फ एक अर्थक्वेक को छोड़कर जो 1975 चाइना में हुआ है, 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि भाई अर्थक्वेक आएगा इस एरिया में, वो आ गया। उसके बाद या उससे पहले आज तक कोई भी प्रेडिक्शन जो है कामयाब नहीं हुई या एग्जैक्ट नहीं पता चला है। जो कल परसों साइंटिस्ट ने, डच साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था अर्थक्वेक आने की, वो तो सभी साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई अर्थक्वेक की वल्नरेबिलिटी है, आने वाला है। ये कब आएगा, कितनी देर में आएगा, किस एरिया में आएगा, वो कहना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, हमारे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई ये 2-3 साल से लोग जैसे जम्मू कश्मीर वल्नरेबल है, लेकिन कब आएगा कोई भी साइंटिस्ट इसको एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकता। प्रोफेसर मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती अपने जो एक्सपीरियंस है उससे हमें नवाजा, मशवरे से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप ने जो समय निकाला उसके लिए हम आपके एक शुक्रगुजार हैं। लेकिन मेरे साथ रमीज़ मखदूम भी हैं, कामरान अशरफ भी मेरे साथ मौजूद है। मैं रमीज़ से जाने से पहले कुछ अपने नाजरीन को बताता चलूँ, हमारे जो इन्वायरमेंट का माहौल का जो इस वक्त है, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। उत्तराखंड में आपने देखा टनल्स वगैरह के वो जो है वो दरारें पड़ रही है, डोडा के ठाठरी के इलाके में, रामबन के इलाके में दरारें पड़ रही हैं। यानी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। उस इन्वायरमेंट में अगर भूचाल वगैरह का कोई प्रोडिक्शन है तो ये ख़तरे वाली बात भी है। और ख़तरा मैं अफवाह वगैरह नहीं फैला रहा हूँ, बल्कि कहीं ना कहीं एहतियात करना ज़रूरी है। और जिस तरह हमारे जो प्रोफेसर साहब मलिक साहब ने बताया कि दीज अर्थक्वेक्स दे डोंट किल,
तो स्ट्रक्चर्स किल, तो हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किल करते हैं, थोड़ी एहतियात की जरूरत है। रमीज़ भी मेरे साथ मौजूद हैं, उसके साथ साथ कामरान अशरफ स्टूडेंट है। रमीज़, आप टर्की से लेके इस्तांबुल या जितना भी वो उसके शहर हैं घूमे फिरे हैं, वहाँ के स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ी सी आप नॉलेज बताएंगे। हमारे यहाँ डिजास्टर इस वक्त कहते हैं 30,000 के करीब स्ट्रक्चर्स के गिरने की वजह से इतनी डेथ्स हो रही हैं, वाकई में ये सब कुछ है रमीज़? देखिए मैं तुर्की 2017 में गया था। 2017 आई विजिटेड तुर्की फॉर फ्यू वीक्स। इस्तांबुल गया था मैं 3 हफ्ते रिलेटेड टू एजुकेशन। इस्तांबुल का इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सिटी बहुत अच्छा है अर्थक्वेक को झेलने के लिए, लेकिन जब आप मैं इस्तांबुल के बाहर तो नहीं गया, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी है, जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स पढ़ी है, जहां पे ये मेरे भाई कामरान ने भी बताया कि गाजनत्रीप हो या खनमा मारस जैसे इलाके हो जो सीरिया के साथ है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर काफी वीक है क्योंकि बिल्डिंग्स हैव कोलैप्स्ड लाइक कार्ड ऑफ पैक्स। उनका हमें ये यहाँ पे उन तमाम ह्यूमन बींग्स के साथ सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करते हैं जो सीरिया में। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सीरिया में भी 2000 लोग मर चुके हैं इस भूचाल से, और तुर्की में साथ। तो हम तमाम लोगों के साथ सॉलिडेरिटी में खड़े हैं, उनके दुख में खड़े हैं, क्योंकि ये इंसानियत के लिए एक बड़ी लॉस है जो भी इंसान मरा है तुर्की और सीरिया में। ये वर्ल्ड लीडर्स के लिए एक सबक है खुदा की तरफ से कि आप अमन की तरफ जाइए। देखिए अर्थक्वेक ने उस इलाके को भी हिट किया जहां उर्दुगान साहब को सपोर्ट करते हैं लोग, जहां नहीं करते हैं। अर्थक्वेक ने उस इलाके को भी हिट किया जहां असद को सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं। तो कुदरत का यही मैसेज है इस भूचाल से कि अमन की तरफ रहो, आपस में भाई बन के रहो, क्योंकि अर्थक्वेक आइडियोलॉजी नहीं देखता है। और बड़ी बात है, जम्मू कश्मीर जैसे एरिया को अब अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हमने कंक्रीट महल तो जम्मू कश्मीर में खासकर कश्मीर वादी में बना दिए, लेकिन हमने अर्थक्वेक इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई ख्याल नहीं रखा। आज तुर्की के बहुत सारे इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोज हो रहा है इस अर्थक्वेक की वजह से। मुझे लगता है खुदा न खास्ता अगर जम्मू कश्मीर में इससे कम भी अर्थक्वेक आया तो कश्मीर में जो कंक्रीट जंगल हमने बनाया है तो उससे ज्यादा नुकसान होगा, और बहुत ज्यादा इंसानी और माली नुकसान हो सकता है अगर कश्मीर में ये। जी रमीज, में व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटीज़ हमारी उसमें बहुत से ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप कई ग्रुप्स में मैं भी ऐड हूँ। उन ग्रुप्स में पढ़ने के बाद या देखने के बाद यही पता चलता है कि जो सीरिया और आसपास के मुल्कों में बमबारी हुई है वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उससे तब्दील हुआ, और ये भूचाल उसी का कारण है। कितने इसको हम उस यूनिवर्सिटी के उस ज्ञान को हम सीरियसली ले लें? देखिए एक चीज तो है कि सीरिया में जो जंग वजदल हर साइड से हुई उसकी वजह से वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तबाह हुआ, बिल्डिंग्स काफी वीक हुई, जो हर तरफ से चाहे रशिया की इंटरवेंशन हो, अमेरिका की हो, सीरिया की खुद की हो, टर्की की हो, किसी भी कंट्री ने जब इंटरवीन किया सीरिया में या किसी भी पक्ष ने जब जंग किया, सीरिया की बिल्डिंग्स वीक हुई, सीरिया का एटमॉस्फेयर पोल्यूट हुआ। तो उस वजह से जब अर्थक्वेक जैसी ट्रेजेडी सीरिया के इलाके में हो तो जो बिल्डिंग जंग से ऑलरेडी खस्ता हुई हो तो वहां नुकसान ज्यादा होता है। तो जंग व जदल ने वहां के माहौल को, वहां की इंसानियत को तबाह किया, और अर्थक्वेक ने भी एज अ रिजल्ट वहां काफी ज्यादा लॉस किया। इस अर्थक्वेक की वजह से हमें यही मैसेज अल्लाह की तरफ से है कि आपस में अमन से रहो, तरक्की की तरफ जाओ, और आपस में गले काटने के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ तवज्जो दे दो। रमीज ने अच्छी बात की, हम आपस में गले काटें एक दूसरे को, कोई रिलीजन के नाम पे, कोई रीजन के नाम पे। लेकिन ज़रा एक बार फिर कामरान अशरफ को दोबारा दिखाइएगा, उनको बहुत से चाहने वाले हैं कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर से बहुत से लोग मैसेज करें मुझे पर्सनल नंबर पे भी कि कामरान को दिखाइए, उसके रिश्तेदार कामरान को फुल फ्रेम में दिखाइएगा। और कामरान से एक और सवाल चाहते कामरान आप तक आवाज़ आ रही है कामरान? यस सर। कामरान, आपकी आवाज़ आप तक आ रही है? जी। तो एक और सवाल जो आपके जाए, इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से खबरें अच्छी आ रही हैं या बुरी खबरें? क्योंकि रेस्क्यू की टीमें वहां पहुंच रही हैं, दुनिया से निकल चुकी हैं, तो वो सही जगहों पे पहुंच रही है या नहीं? आपके पास क्या अपडेट है? क्योंकि वहां इंटरनेट वगैरह से आप जुड़े होंगे, आप नेटवर्क्स वगैरह से, तो ज़रा बताइए क्या हो रहा है रेस्क्यू में? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा मिस्टर रमीज मखदूमी साहब को। देखिए यहाँ पे टर्किश गवर्नमेंट को पहले से ही इंफॉर्मेशन ऑलवेज अवेलेबल है कि यहाँ पे इस एरिया में या टर्की के बहुत सारे एरियाज में जहाँ पे मैं इस वक्त रह रहा हूँ फातेह इस्तांबुल में, यहाँ इससे पहले 1990s में एक बड़ा सा अर्थक्वेक आया था जिसको ये अपने लैंग्वेज में कयामत कहते हैं। तो उस वजह से इनको हर वक्त इंफॉर्मेशन थी कि यहाँ इस एरिया में किसी ना किसी वक्त अर्थक्वेक आएगा। तो इसी वजह से इन्होंने अर्थक्वेक टैक्स भी लगाना शुरू किया था सब अपने सिटीजन्स पे।
और इस वक्त सारा एंगर इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर यही जा रहा है कि अगर आप ये अर्थक्वेक टेक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है इस एरिया में या बाकी तो काम क्यों नहीं किया कि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एसओपीज के ऊपर क्यों नहीं चले। खैर मैं आपके जो क्वेश्चन आपका था रेस्क्यू के मुताबिक, देखिए रेस्क्यू उसी वक्त स्टार्ट हुआ था जो ही ये अर्थक्वेक आया, उसके कुछ देर के बाद रेस्क्यू स्टार्ट हुआ। बट सबसे दिल खराज बात ये थी, रेस्क्यू स्टार्ट हुआ, रेस्क्यू की टीम्स वहां पे पहुंची और जो है उन्होंने अपना ये प्रोसेस वहां पे स्टार्ट वक्त दूसरा अर्थक्वेक आया और बहुत सारे रेस्क्यू थे वो उसके नीचे भी दब गए और बहुत सारे लोग जख्मी हो गए और बहुत सारे इनमें से जान भी गवा दे गए। एंड जो इस वक्त यहाँ से हमारे एरियाज में, बहुत सारे एरियाज में इस वक्त टीम्स निकल रही है, वॉलंटियर्स निकल रहे हैं और रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं, लोग वॉलंटियर कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी कंट्रीज को इनवाइट किया है कि आप हमें हेल्प करें और इस वक्त इंडिया से भी, मुख्तलिफ ममालिक से भी रेस्क्यू टीम्स आ रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। खाली एक खदशा यहाँ पे है कि जो आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, जो रेस्क्यू टीम अंदर जा रही है उसके बाद कुछ ही देर के बाद आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं और वो वहां से उनका ऑपरेशन हाल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोसेस में देरी लग रही है। सबसे बड़ा जो इनके पास इस वक्त टारगेट ये है कि जो भी लोग इस वक्त जिंदा है बिल्डिंग्स के अंदर उनको रिट्रीव करें, क्योंकि इस वक्त जो नया जो अपडेट आया है अराउंड 41,000 लोग जो है इंजर्ड है और एस्टिमेट जो है डेथ्स का वो 20,000 से ऊपर भी जा रहा है, कि जो इनका अपना एस्टिमेट है कि अभी भी बहुत सारे लोग बिल्डिंग्स के नीचे दबे हुए हैं जिनको अभी भी बाहर नहीं निकाला जा सका। बट अलबत्ता रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और टर्क्स ब्लड में एक नेशनलिज्म का भी अंसर है। वो लोग बहुत ही मेहनत करें, इस वक्त टीम्स जा रही है यहाँ पे हर एक इलाके में। लड़कों को कहा जा रहा है कि वो एक कंसेंट फॉर्म साइन करें और वॉलंटियर करें। चलिए इसमें ये कुदरत का कहर है, इसमें अपने आप को वॉलंटियर करने हैं। कामरान, आपके बहुत से चाहने वाले हैं, आप कश्मीर के किस कुपवाड़ा ज़िले से बिलोंग करते हैं और कश्मीर के या जम्मू कश्मीर के अगर कुछ और लोग वहाँ पे हैं और अगर वो अपने रिश्तेदारों को इस वक्त पूरी तरह से नहीं मैसेज दे सकते हैं, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वो अपना वीडियो बना के उस व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। हम उसको टेलीविज़न के ज़रिए अपने कश्मीर में जो उनके रिश्तेदार हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर इस तरह से आपके पास कोई वहाँ पे लोग हों जो अपने मैसेज अपने घर वालों रिश्तेदारों तक पहुँचाना चाहते हों तो वो हम कोशिश करेंगे कि टेलीविज़न एक ज़रिया है, इसके ज़रिए सभी रिश्तेदारों को वो मैसेज, उनका पैगाम जो है वो पहुँचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया कामरान जी, अल्लाह आपको सलामत रखे और इस मुसीबत की घड़ी में पूरी दुनिया टर्की के लोगों के साथ है और हम भी कोशिश करते हैं, दुआ ही कर सकते हैं, हमारे पास और कोई वसीला नहीं है, लेकिन दुआओं में इस वक्त जम्मू कश्मीर की पूरी आबादी, मुल्क की आबादी, हिंदुस्तान पाकिस्तान की आबादी या उम्मा की आबादी जो है इस वक्त टर्की के साथ है और इस दुख की घड़ी में हम चाहते हैं कि रब कायनात इस मुसीबत से आपको नजात दिलाए। तो जम्मू कश्मीर के हवाले से भी अच्छा नहीं है। डच साइंटिस्ट ने एक खबर दी है, उसने एक प्रेडिक्शन की है, उस प्रेडिक्शन पे भी हमारी सरकारों को गौर करना पड़ेगा। हो सकता है कहीं वो सच न साबित हो जाए तो बाद में जब चिड़िया चुग जाए खेत तो तब पछताने से क्या होगा। तो पहले ही इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। तो ये अभी तक का मुद्दा। बहुत शुक्रिया कामरान और बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया रमीज़ मखदूमी, बहुत बहुत शुक्रिया। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।